channel of Education Point Coaching Classes. Today we are going to do worksheet number 30 of class 6th. तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है. ये वर्कशीट वर्ब्स पर बेस्ड है. हमने पिछली वर्कशीट में भी वर्ब्स पढ़े थे और ये कॉन्टिन्यूड वर्कशीट है, यानी कि उसी के आगे दी हुई एक वर्कशीट है. सो वर्ब्स क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो हमें बताते हैं किसी एक्शन के बारे में. कोई भी एक्शन या फिर कोई काम हो रहा हो और सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द हो जो मुझे बता रहा है कि क्या काम हो रहा है या काम हो रहा है, उन शब्दों को हम वर्ब्स कहते हैं. तो चलिए देखते हैं. ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस. मतलब इन सेंटेंसेस को हमें पढ़ना है. आई गो टू स्कूल एवरी डे. गो को अंडरलाइन किया हुआ है. आई गो टू स्कूल एवरी डे. तो मेरा वर्ब क्या है यहाँ पे? गो. जाना क्या होता है? गो. ठीक है, तो मेरा वर्ब है गो. आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे. मैं मार्केट गई थी. वेंट. वेंट का मतलब भी जाना ही होता है, लेकिन गो और वेंट में क्या डिफरेंस है? आप बोलोगे इसका मतलब भी जाना होता है, इसका मतलब भी जाना होता है, लेकिन फिर भी ये दोनों अलग शब्द हैं. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आगे हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है. आई हैड गॉन टू गोवा लास्ट ईयर. मतलब मैं पिछले साल गोवा गया था, है ना. ये भी जाना ही है. गॉन भी जाना ही होता है, लेकिन ये एक और नया शब्द है. तो हम देखेंगे कि ये जो सारे शब्द है ये अलग अलग क्यों है, जबकि इनका मतलब बिल्कुल सेम है. In the above sentences, the three forms of verb go, that is go, went and gone are used. यानी कि वर्ब के 3 फॉर्म्स को यूज़ किया गया है. हमारा जो वर्ब है go, उसके 3 फॉर्म्स को यूज़ किया गया. फॉर्म्स का क्या मतलब हुआ? जैसे कि हम एक ड्रेस खरीद कर लाते हैं. एक ड्रेस है वाइट कलर की, एक ड्रेस है ब्लैक कलर की और एक ड्रेस है ग्रीन कलर की. लेकिन है तो वो तीनों ड्रेसेस ही, है ना. यानी कि एक ही चीज़ को बोलने के या फिर उसी चीज़ के 3 तरीके या फिर उसके अलग अलग फॉर्म्स. तो गो के 3 फॉर्म्स, गो को बोलने के 3 तरीके जो हैं वो होते हैं गो, वेंट और गॉन. अब ये जो 3 तरीके हैं ये किस चीज़ पर बेस्ड होते हैं? ये जो मेरी 3 ड्रेसेस थी वो किस चीज़ पर अलग थी, किस बेसिस पर अलग थी? इनके कलर पर अलग थी. मतलब कि तीनों का कलर अलग था, इस वजह से ये 3 फॉर्म में थी. तो अब ये तीनों किस बेसिस पर अलग होती हैं? मतलब गो को हम 3 तरीकों से लिखते क्यों हैं? वजह क्या है? गो ही क्यों नहीं लिख सकते हम तीनों जगह? तो हम देखेंगे कि क्या वजह है इसको 3 फॉर्म्स में लिखने की. वी कैन ऑब्जर्व दैट इन सेंटेंस 1, मतलब पहले सेंटेंस में गो टेल्स अस अबाउट द एवरीडे सेट एक्ट. यानी कि गो हमें पहले सेंटेंस में ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहा है जो कि हम रोज़ करते हैं. एक एवरीडे एक्ट के बारे में बता रहा है. जैसे कि आप रोज़ ब्रश करते हो, आप लोग रोज़ नहाते हो, ऐसे ही इसमें इस सेंटेंस में एक ऐसी चीज़ बताई गई है जो कि हम रोज़ करते हैं. एक मिनट, मैं स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए. ओके, तो पहले सेंटेंस में क्या है? गो के बारे में बताया गया है किस चीज़ से रिलेट करके, कि वो एक एवरीडे एक्ट है जो कि हम रोज़ करते हैं. आई गो टू स्कूल एवरी डे. आप लोग स्कूल रोज़ जाते हो, है ना. सेंटेंस 2, वेंट टेल्स अस अबाउट द एक्ट ऑफ द पास्ट. वेंट हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है? एक ऐसे एक्शन के बारे में, एक ऐसी चीज़ के बारे में जो पास्ट में हुई है. पास्ट का क्या मतलब होता है? जो चीज़ बीत चुकी है, जो टाइम बीत चुका है, भूतकाल जिसे कहा जाता है. ठीक है, तो पास्ट के लिए जब हम यूज़ कर रहे हैं, जब हम पास्ट में यूज़ करते हैं तो हम वेंट यूज़ करते हैं. ठीक है, जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, एक ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो कि हम रोज़ करते हैं, जैसे कि आई गो फॉर अ वॉक. मैं रोज़ वॉक पर जाती हूँ. एक ऐसा काम जो कि मैं रोज़ करती हूँ, उसके लिए हम गो यूज़ कर रहे हैं. एक ऐसी चीज़ जो कि पास्ट में हुई है, आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे. मैं मार्केट कब गई थी? कल गई थी. येस्टरडे, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम वेंट का यूज़ कर रहे हैं. थर्ड, गॉन टेल्स अस अबाउट द एक्ट दैट फिनिश्ड इन द पास्ट. यानी कि गॉन हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है? एक ऐसी चीज़ के बारे में जो फिनिश हो चुकी है पास्ट में, जो कि पास्ट में हुई थी और पास्ट में ही ख़त्म हो गई. आई हैड गॉन टू गोवा लास्ट ईयर.
मैं गोवा गया था पिछले साल, और पिछले साल ही वापस भी आ गया, है ना। मैं गोवा गया था और मैं पिछले साल वापस भी आ गया, मतलब एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। गॉन मुझे क्या बताता है, एक ऐसे एक्ट के बारे में जो कि पास्ट में फिनिश हो चुका है, जो पास्ट में शुरू हुआ था और वो पास्ट में ही ख़त्म हो गया। ओके, तो इसलिए हमने गो के 3 फॉर्म्स का यूज़ किया है। एक ही शब्द को हमने 3 तरीक़ों से क्यों लिखा है, क्योंकि हम पहले में एक ऐसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं जो कि एक एवरीडे एक्ट है, जो कि रोज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं रोज़ वॉक पर जाती हूँ तो मैं बोलूँगी आई गो फॉर अ वॉक। मैं ये नहीं बोलूँगी आई वेंट फॉर अ वॉक। जब मैंने बोल दिया कि आई वेंट फॉर अ वॉक, जब मैं बोलूँगी कि आई वेंट फॉर अ वॉक, इसका क्या मतलब है कि मैं वॉक पर गई थी। ये क्या हो जाएगा कि मैं वॉक पर गई थी, मतलब मैं पास्ट में वॉक पर गई थी। आ रही है आपको बात समझ। जब हम गो का यूज़ करेंगे तो वो होगा एवरीडे एक्ट, जब हम वेंट का यूज़ करेंगे तो वो होगा पास्ट एक्ट के लिए, और जब हम गॉन का यूज़ करेंगे तो वो होगा एक ऐसी चीज़ के लिए जो कि पास्ट में फिनिश हो चुकी है, पास्ट में शुरू हुई थी और पास्ट में ही ख़त्म हो गई। आई हैड गॉन फॉर अ वॉक, मैं वॉक पर गई थी, मैं वॉक पर गई और वापस भी आ गई। वो जो काम था वो पास्ट में ही ख़त्म हो गया। ओके, सो ये है 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इनको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहा जाता है, जिन्हें अब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि वर्ब जो है बहुत सारे होते हैं, सिर्फ गो अकेला वर्ब नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। उन सारे वर्ब्स को हम पढ़ेंगे और उन सब के ही 3 फॉर्म्स होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गो इज़ द रूट फॉर्म। गो इज़ द रूट फॉर्म का क्या मतलब होता है, रूट फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जो कि ओरिजिनल होती है, मतलब कि जो ओरिजिनल वर्ड होता है, रूट फॉर्म, जिस वर्ब की हम बात कर रहे हैं वो होता है मेरा रूट फॉर्म। वेंट जो है वो मेरी पास्ट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म का क्या मतलब है, पास्ट फॉर्म का मतलब होता है उस वर्ब की ऐसी फॉर्म जिसे मैं पास्ट में यूज़ करूँगी। ओके, एंड द थर्ड वन गॉन जो है वो कौन सी फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल। इसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। पास्ट पार्टिसिपल का क्या मतलब है, एक ऐसी चीज़ जो पास्ट में शुरू हुई थी और पास्ट में ही ख़त्म हो गई, पास्ट में शुरू होके पास्ट में ही ख़त्म हो गई, वो प्रेजेंट में नहीं आती, मतलब उसका अब कोई काम नहीं है, वो पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही ख़त्म हो गई। ओके, सो जो मेरी रूट फॉर्म होती है उसको हम ज़्यादातर V1 लिखते हैं, V1। ओके, नेक्स्ट फॉर्म पास्ट फॉर्म को हम लिखते हैं V2 और थर्ड फॉर्म को हम लिखते हैं V3। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को हम लिखते हैं V3। ओके, सो हमें यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं जिनके हमें 3 फॉर्म्स दी हुई हैं। जैसे कि गो का होता है वेंट, गो वेंट गॉन। राइट का होता है राइट, रोट, रिटन। आई राइट अ लेटर, मैं रोज़ लेटर लिखती हूँ। आई रोट अ लेटर, मैंने कल लेटर लिखा था। आई रोट अ लेटर येस्टरडे। ठीक है, और अगर मुझे पास्ट पार्टिसिपल की बात करनी है, आई हैड रिटन अ लेटर टू माई फादर, मैंने अपने पापा को एक लेटर लिखा था। मैंने पास्ट में लिखना चालू किया और वो पास्ट में ही चीज़ ख़त्म हो गई। ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट होके पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। थर्ड वर्ब ड्रॉ, आई ड्रॉ अ पिक्चर, मतलब मैं रोज़ एक पिक्चर ड्रॉ करती हूँ। ड्रू, आई ड्रू अ पिक्चर, मैंने एक पिक्चर बनाई, ड्रॉ करी। ओके, एंड ड्रॉन, आई हैड ड्रॉन अ पिक्चर। ओके, सो दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हम किस बेसिस पर लगाते हैं, इन्हें लगाते हैं हम एवरीडे एक्शन के लिए, इससे लगाते हैं हम पास्ट एक्शंस के लिए, और इन्हें लगाते हैं पास्ट पार्टिसिपल एक्शंस के लिए, जो कि ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में ख़त्म हो चुके। सो दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। आगे देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है।
ओके तो इसके आगे हमें क्या दिया हुआ है, देर आर मैनी वर्ब्स इन विच V2 एंड V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन बी फॉर्म्ड बाय जस्ट एडिंग ed, यानी कि बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सिर्फ ed ऐड करके बनाई जा सकती है। जैसे कि हमने अभी देखा था, गो को हमने वेंट किया, उसके बाद फिर गॉन किया, तो तीनों के लिए ही, तीनों फॉर्म्स के लिए मुझे एक नया शब्द ढूंढना पड़ा। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सिर्फ ed जोड़ने से बन जाती है। जैसे कि प्ले का हो जाता है प्लेड प्लेड, जंप का हो जाता है जम्प्ड जम्प्ड, पेंट का हो जाता है पेंटेड पेंटेड। बिल्कुल ऐसे ही क्लोज का हो जाता है क्लोज्ड और क्लोज्ड। ठीक है, टच का हो जाता है टच्ड, TOUCHED, टच्ड, और यहाँ पर भी टच्ड। ओपन का क्या हो जाता है ओपन्ड और ओपन्ड, दोनों जगह ओपन्ड। ओके, सो कुछ हमारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें सिर्फ ed ऐड करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि ये वाले। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नाउ लेट्स मेक एन अटेम्प्ट टू कंप्लीट द टेबल बिलो। अब नीचे एक टेबल दी हुई है जिसको हमें कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं वो क्या है। ओके, क्या दिया हुआ क्वेश्चन, नाउ लेट्स मेक एन अटेम्प्ट टू कंप्लीट द टेबल बिलो। इसके अंदर क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म हमें दी हुई है कहीं कहीं, सेकेंड फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो स्पीक जो है, स्पीक की सेकेंड फॉर्म होती है स्पोक, SPOKE, स्पोक, और थर्ड फॉर्म स्पोकन। फ्लाई की होती है, फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लू और फ्लोन, FLOWN। ओके, नेक्स्ट रन की होती है रन, रैन, RAN, रैन, और थर्ड फॉर्म RUN, रन। ठीक है, नेक्स्ट कम मतलब आना, कम की क्या होती है कम, केम, CAME, कम केम कम। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे मुझे रूट फॉर्म नहीं दी हुई, फर्स्ट फॉर्म नहीं दी हुई। अब मैं सोचूं कि लाफ्ट की रूट फॉर्म क्या होगी। ये जो है वर्ड, ये कैसा लग रहा है देखने में, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि लाफ में ed ऐड किया हुआ है ना, ऐसा ही लग रहा है। तो रूट फॉर्म क्या हो जाएगी लाफ, हंसना, LAUGH, लाफ, लाफ्ड, और थर्ड फॉर्म भी लाफ्ड ही होती है, याद रखेंगे। ओके, सो दिस इज़ वर्कशीट नंबर 30। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट अमंग ऑल योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।